मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम पार्ट 15 रीढ़ की हड्डी में का आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट को किसने लिखा है। इस पार्ट को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने और इनकी जीवनी पढ़ते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली। इनका बचपन में नाटकों का निर्देशन आगे चलकर काम आया और वह नाटकों के सृजन में परिणित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है, ऐतिहासिकता, सामाजिक तथा कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकियां भी इन्होंने लिखी हैं जो बहुत चर्चित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह। रीढ़ की हड्डी। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी पे ही हमारा पूरा शरीर तना रहता है, खड़ा रहता है। उसी प्रकार से एक नारी के ऊपर ये चैप्टर लिखा हुआ है और चलिए इसको पहले देखते हैं। वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है। समाज में नारी का उत्थान हुआ है किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियां पूर्णतया दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। बच्चों, अगर हम लोग क्लास में पढ़ते तो मैं कई पात्र बनवाती। किसी को उमा बनवाती, किसी को रतन, किसी को राम स्वरूप, किसी को शंकर, किसी को प्रेमा और किसी को गोपाल प्रसाद। चलिए, यहाँ अकेले ही मुझे पढ़ना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश हैं। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस सबसे के विरुद्ध है किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। देखिए आगे। बच्चों, एक समय हमारे समाज में ऐसा था कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी। इसलिए नहीं दिलाई जाती थी क्योंकि समाज हमारा बहुत ही रूढ़ियों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि अगर लड़कियों को उच्च शिक्षा दिला देंगे तो उसके योग्य वर नहीं मिलेगा। धीमे धीमे समाज में परिवर्तन आया और आज की डेट में देखिए कि लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पे लड़कियां नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। उमा लड़की, रतन नौकर, रामस्वरूप उमा के पिता, शंकर लड़का जो उमा को देखने आया है, प्रेमा उमा की माँ, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। साधारण साज सज्जा, साफ सुथरा कमरा जिसको नौकर की सहायता से रामस्वरूप ठीक ठाक कर रहे हैं। प्रेमा, घर में मक्खन नहीं है, रतन से कहकर मंगवा ले। रामस्वरूप, ठीक है जल्दी भेजो, मक्खन वाले की दुकान दूर है। प्रेमा, कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूंगी, 2 ही आदमी तो आ रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं तथा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, लड़का एक हाथ आगे है। बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के साथ बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का क्या दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जाते जाते, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप बाहर देखा, अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए। प्रेमा, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा जाती है, किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का प्रवेश। आंखों से लोग चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। रामस्वरूप, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं।
राम स्वरूप हाँ हाँ, यह तो अपनी आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। राम स्वरूप हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप आपका कोर्स खत्म होने में तो आप साल भर रहा होगा। शंकर जी ने यही कोई 2 साल, 2 साल। राम स्वरूप साल 2 साल? शंकर 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, तभी से थोड़ा पीछे रह गया, वैसे पढ़ाई में होशियार है। राम स्वरूप जी हाँ जी हाँ। गोपाल प्रसाद अच्छा तो साहब जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखिए बच्चों, ना चाहते हुए भी इंसान को उस इंसान के साथ में बहुत अच्छे से व्यवहार करना पड़ता है, जो पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसी भी लड़के वालों को अपने घर मेहमान के रूप में बुलाए होते हैं। गोपाल प्रसाद अच्छा तो साहब जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौकर बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? राम स्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत की बुरी नहीं है, मालूम होती पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी राम स्वरूप चाय की ट्रे लिए हुए प्रवेश करते हैं। गोपाल आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको चाय कैसी चाय पसंद है? गोपाल मुझे तो आप आधा दूध और आधी चाय दीजिए, चीनी जरा ज़्यादा डालिए, कम चीनी का क्या जाएगा। राम स्वरूप कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं। सुना शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद अरे साहब मेरी मानो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स? मजाक नहीं साहब, टैक्स देने वाले चूप भी नहीं करेंगे, देखिए कैसी आमदनी बढ़ेगी सरकार की। राम स्वरूप वाह वाह, खूब सोचा आपने, हम लोगों के समय तो खूबसूरती का प्रश्न ही नहीं उठता था। गोपाल प्रसाद इस प्रकार से बच्चों बहुत आगे इन दोनों लोगों में, कभी राम स्वरूप कभी गोपाल प्रसाद कभी राम स्वरूप, इस तरह से उन लोगों में वार्तालाप चलती रहती है, चारों ओर की वार्तालाप करते हैं। इस चैप्टर को आप भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं हम लोग, जब उमा आती है तब की बात, तब हम वो देखते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी से कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उन्हें ताक रहे हैं। राम स्वरूप यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। पान? उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जी हाँ, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया। पढ़ाई की वजह से तो नहीं है? गोपाल प्रसाद ने पूछा। नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद बैठो बेटी। राम स्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तखत पर अपने बाजे के साथ। उमा बैठती है और फिर आगे देखिए। राम स्वरूप पूछता है कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के लिए। बच्चों ये देखिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है, जिसे नुमाइश की तरह समाज में मतलब आगे किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से भी कहती हूँ कि लड़की मतलब किसी को, लड़का हो या लड़की, बॉयज़ हो या गर्ल्स, सभी को इतना शिक्षित होना चाहिए, इतना शिक्षित होना चाहिए कि वह अपने पैरों पर खड़े होकर के सेल्फ डिपेंड हो जाइए, कि इस तरह की सामाजिक नुमाइशों को का वो खड़ा होकर के या कड़ाई से विरोध कर सके। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। राम स्वरूप क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो। उमा नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ी और बैठो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद
तो तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप। रामस्वरूप हाँ, वह तो मैं आपको बताना भी भूल गया था। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसके जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी इसी ने सिली है। गोपाल प्रसाद ठीक। मेरा? हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर होते और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो। उमा जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूर आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से भी कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो गए। उमा 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 अब मुझे लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनमें जरा पूछे कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है। देखिए बच्चों, इस लड़की में कितना गर्व है अपने पढ़ाई को लेकर के, इसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तभी इसने आवाज़ उठाई, और हर लड़की को उठाना चाहिए। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाए। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप उमा उमा गोपाल प्रसाद बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। मैं चलता हूँ, BA पास। ओफो, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। बच्चों, यहाँ पे गोपाल प्रसाद के लिए वो कहावत आती, चोरी ऊपर से सीना चोरी। उनका लड़का खुद इतना ज़्यादा करप्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने लड़के की गलती को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। उमा जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर उआसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा उमा रो रही है। बाबू रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं और उमा की ओर बढ़ते हैं। रतन मक्खन लेकर आता, पर्दा गिर जाता। यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जो बहुत ही कायदे से, बिना ताक झाँक किए, बिना इधर उधर की बातों में आए, अपने एजुकेशन को पूरा करती है, और लड़का, मतलब यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज को प्रधानता देते हुए ये कहा गया है कि लड़का चाहे कुछ भी कर ले, उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाने वाला है। लेकिन यहाँ उमा ने उंगली उठाई, और जब उसने उंगली उठाई और कलई खोल दी शंकर की, तो शंकर और उसके पिता को अच्छा नहीं लगा। बच्चों, हम लोगों को हमेशा बुराइयों के खिलाफ खड़े होकर के आवाज़ उठाने की एक शक्ति रहनी चाहिए, चाहे वो हमारे किसी के भी खिलाफ हो, चाहे वो हमारे किसी भी सगे संबंधियों के लिए ही हो, लेकिन गलत तो गलत ही होता है। चलो बच्चों, हम लोगों ने ये इस पाठ को पढ़ा। आप लोग भी इस पाठ को दोबारा से ज़रूर पढ़िएगा और इसको देखिएगा, समझिएगा कि कितना अच्छा ये चैप्टर है, और क्वेश्चन आंसर मैं बहुत ही जल्दी सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।